हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज 16 अप्रैल 2020 है। आज के 3 टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है निहंग सेक्ट, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ये खालसा पंथ से जुड़ा हुआ सेक्ट है। दूसरा है फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। और तीसरा है पूल टेस्टिंग, ये एक मेडिकल टर्म है, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है ये। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तो खैर हो सकता है ना आए एग्जाम में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, निहंग सेक्ट के बारे में आइए देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एक जिला है मंडी। उस मंडी जिला में क्या हुआ कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग गाड़ी लेकर के आए, पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने जो है वो पुलिस वालों के रोकने पर भी नहीं रुके। और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो किसी ने उसमें से उतर करके, इनफैक्ट सभी ने उतर करके उनके पास जो तलवार थी, हथियार थे, उससे हमला कर दिया। जिसमें क्या हुआ कि एक आदमी का, एक पुलिस वाले का हाथ कट गया। बाद में उस हाथ को जोड़ दिया गया है। 8-9 घंटे लगे ऑपरेशन में उस बेचारे के, तो उनके जो है हाथ को जोड़ दिया गया है। और उसके बाद जो है निहंग सेक्ट के लोगों की खोजबीन शुरू हो गई। किसी गुरुद्वारे वगैरह में छुप गए थे, ऐसी कुछ खबर आ रही थी। तो निहंग सेक्ट के बारे में हमें जानना क्या है। ये सेक्ट जो है शुरू किसने किया था। ये सेक्ट जुड़ा हुआ है खालसा पंथ से। ये जो नीले रंग की टर्बन पहनते हैं और जो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं वो लोग हैं ये। इनका इतिहास बहुत ही ब्राइट रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे सिख धर्म को बचाने और सिख धर्म को मुगलों के अटैक से बचाने के लिए। इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके बारे में दूसरे एंगल से पूछा जा सकता है। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेक्ट खराब है। तो निहंग सेक्ट का जो पुराना इतिहास है वो काफ़ी ब्राइट है, तो उसके बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो ये खालसा पंथ से रिलेटेड ये एक सेक्ट है। और इसकी शुरुआत किसने की थी। इसकी शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का एक बेटा था, छोटा बेटा था, उनका नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा जो होते हैं उनके लीडर थे, खालसा पंथ के। और अकाल तख्त को भी ये लोग देखा करते थे। अकाल तख्त की भी इन्होंने देखभाल काफ़ी दिनों तक करी, जब तक कि अंग्रेजों ने इनको सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया, तब तक निहंग सेठ ने अकाल तख्त को भी देखा। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था फतेह सिंह। एक दिन फतेह सिंह ने क्या किया कि ऐसी ही नीली रंग की ड्रेस और ये नीले रंग का टर्बन पहना और इनके सामने आ गया। जब वो इनके सामने आ गया तो गुरु गोविंद सिंह को देख करके काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें लगा कि इसमें काफ़ी ब्राइट लग रहा है मेरा लड़का, और हर लड़ाके को या हर योद्धा को जो कि निहंग सेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो अकाल तख्त से जुड़ा हुआ है, उसे ऐसे ही ड्रेस पहननी चाहिए और ऐसा ही उसे दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए उसी दिन से गुरु गोविंद सिंह ने ये डिक्लेयर कर दिया और ये घोषणा कर दी कि ये जो ड्रेस है, ये जो मेरा बेटा पहन कर आया है फतेह सिंह, उस ड्रेस को ही आज से हम निहंग सेक्ट की ड्रेस डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद से यही ड्रेस वो लोग पहनने लगे। ठीक है। तो उसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जान सकते हो कि इन्होंने, इनका योगदान क्या रहा है। इनका योगदान रहा है मुगलों से सिख समुदाय की या सिख सेक्ट की सुरक्षा को लेकर के। एक समय ऐसा आया था जब मुगलों और सिख के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही थी। जहांगीर के समय से वो शुरू हुई थी। जहांगीर ने सबसे पहले जो है एक सिख गुरु की हत्या करवा दी, मृत्युदंड दिया उन्हें। उसके बाद फिर जो है अर्जन देव नाम था शायद उनका, तो उनको मृत्युदंड दिया। उसके बाद से जो है वो लगातार मुगलों और सिखों में जो है तनातनी चलती रही। मुगल थोड़े हैवी पड़ते थे कई बार, तो वो क्या करते थे, सिखों को तरह तरह से परेशान करना, उन्हें प्रताड़ित करना। तो इस वजह से अपना मुकाबला करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, निहंग सेक्ट की स्थापना की, जो खालसा पंथ से रिलेटेड है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान रहा वो किसके समय रहा, उनका योगदान रहा एक अफगानी सरदार था जिसका नाम था अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी एक अफगान सरदार था जिसने हमला किया इनके ऊपर, सिखों के ऊपर। तब उस समय निहंग सेक्ट के लोगों ने बड़ी ही बहादुरी से इनका सामना किया। ठीक है। तो इनका योगदान इस लेवल पे है। और उसके अलावा निहंग सेक्ट अकाल तख्त की तब तक देखभाल करता रहा जब तक कि अंग्रेजों ने 1849 में सिखों से पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में नहीं ले ली। अंग्रेज जो है धीरे धीरे करके पूरे भारत पे कब्जा कर रहे थे, तो हर स्टेट को अपने में मिलाते जा रहे थे और अंडर द ब्रिटिश रूल उसको लेकर आ रहे थे। तो 1849 में जो सिख शासन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और जो आपका अमृतसर है वहाँ पे एक अलग से बंदा रख दिया गया, सरकारी बंदा रख दिया गया, जो अब उसके खजाने की और उसके गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को देखता था। ठीक है। तो 1849 तक इन्होंने अकाल तख्त की या फिर जो आपका निहंग सेक्ट के लोगों ने अमृतसर गुरुद्वारे की भी सेवा की है।
इनकी ही देखरेख में था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 2-3 नाम याद होने चाहिए, गुरु गोविंद सिंह का और उनके बेटे फतेह सिंह का, और तीसरा अहमद साहब दुरानी का नाम याद होना चाहिए जिसने अटैक किया था। ठीक है, और 1849 जो ईयर था जब तक इन्होंने देखभाल करी, जब अंग्रेजों ने इनके हाथ से सत्ता ले ली और पूरी तरीके से सिख साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो वो सन है 1849, वो ईयर है 1849 जब ये आखिरी बार सिखों के हाथ में गुरुद्वारा प्रबंधन रहा या फिर सिख साम्राज्य रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कुछ, और रिटन एग्जाम में या प्री एग्जाम में भी इनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। रिटन एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके बारे में एक छोटा सा नोट लिखने को आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निहंग सेक्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें रहा है, तो इसमें शॉर्ट नोट में आप जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी भी 8-10 लाइनों में लिखी जा सकती हैं। तो 200 शब्द या 100 शब्द आराम से आप उतने भी लिख सकते हैं, तो उतने में भी काम बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, चाहे सरकारी हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कई बार क्या होता है कि वो ट्रस्ट वोट अपना खो बैठती है, यानी उनका जो विश्वास मत है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्य के केस में राज्यपाल और सेंटर के केस में राष्ट्रपति, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार जो है अपना ट्रस्ट वोट खो चुकी है, तो वो उन्हें आमंत्रित करता है कि आओ और सदन के फ्लोर पर आकर के आप अपना फ्लोर टेस्ट दीजिए, आप ये साबित कीजिए कि अभी भी बहुमत आपके पक्ष में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा मध्य प्रदेश में इस तरह की सिचुएशंस आ चुकी थी जहाँ फ्लोर टेस्ट जैसी चीज़ें आ गई थी, तो इस वजह से फ्लोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें गवर्नर का रोल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर का रोल जानने से पहले हम ये देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट में जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला इसमें जो एस्पेक्ट है वो ये है, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं, और कितना वो मैजिक नंबर है जो ये बताता है कि ये सरकार का विश्वास मत इसने हासिल कर लिया है, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, उसके लिए कितने वोट चाहिए होते हैं। सपोज करो हमारे पास 100 मेंबर्स हैं, किसी भी सदन में 100 मेंबर्स हैं, 100 में से जो मैजिक नंबर होगा वो क्या होता है, 100/2 + 1 यानी 51, आधे से एक ज़्यादा, ये मैजिक नंबर होता है। तो 100 अगर मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि 100 ही हो, कहीं 400 हैं, कहीं पे 100 है, कहीं 120 हैं, इस तरीके से हर जगह। लेकिन सपोज करो 100 के बजाय अगर उस दिन केवल 80 आए हो, तो क्या अभी भी 51 रहेगा? नहीं, अब 51 नहीं रहेगा। अगर 80 आए हैं, सपोज 80 आए, 100 की कैपेसिटी है पूरी, लेकिन 80 आए हैं, 80 में से भी कितनों ने वोट दिया? 78 ने। बाकी 2 ने कहा कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे वोट, हमें कोई डिसीजन नहीं देना है। उस केस में क्या होगा, मैजिक नंबर क्या होगा, कितने लोग आए थे और वोट दे रहे थे उनका आधा करो, यानी 39 + 1 यानी 40, तब मैजिक नंबर क्या रह जाएगा, 40, तब 51 नहीं रह जाएगा। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका आधा +1, ये होता है मैजिक नंबर। तो ऐसे डिसाइड होता है मैजिक नंबर, आपके सरकार को बहुमत प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो क्या होगा, वो ऐसे होता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर से जुड़ी हुई पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी भी इसके लिए बोला नहीं जाता कि हाँ आप फ्लोर टेस्ट कराओ, ये उसकी मर्जी के ऊपर है, उससे आप मना नहीं कर सकते कि नहीं फ्लोर टेस्ट नहीं देना, जरूरत नहीं है, वो कभी भी आपको बुला सकता है फ्लोर टेस्ट के लिए। अगर जैसे अभी हुआ था मध्य प्रदेश में कि 22 लोगों ने एक साथ जो है इस्तीफा दे दिया, 22 एमएलए ने, तो 22 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में सभापति बताएं कि हाँ 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ही आपका राज्यपाल ऐसा करेगा कि फ्लोर टेस्ट बुलाए, तो ऐसा नहीं है। उसको जब भी ऐसा लगेगा कि बहुमत खो रही है सरकार, बहुमत खो चुकी है सरकार, या उसको सरकार को अपना बहुमत साबित करना चाहिए, ऐसा समय आ गया है, तो वो उन्हें बुला सकता है कभी भी। फ्लोर टेस्ट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा केस हो, अगर गवर्नर है तो इसका मतलब है कि स्टेट का केस होगा, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट में ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है आपके जो गवर्नर होता है उसकी, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। उसके अलावा जो काउंटिंग मैंने बताई वो भी मैंने बता दी कि हाँ मैजिक नंबर क्या होता है। उस मैजिक नंबर में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सपोज करो 78 लोग थे जो आए और वोट दे रहे थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो किसी को एक को 39 मिल गया, पार्टी ए को, और पार्टी बी को भी 39 मिल गया, तो ये दोनों बराबर वोट हो गए। इस केस में क्या होगा, अगर दोनों को बराबर मिल गए, उस केस में क्या होता है, जो स्पीकर होता है या जो अध्यक्ष होता है उस सभा का, विधानसभा है तो विधानसभा का, और अगर लोकसभा है तो स्पीकर,
जो अध्यक्ष होता है। तो जो भी अध्यक्ष होता है वो क्या कर सकता है, अपना फाइनल वोट दे सकता है। ऐसे ये कभी वोट नहीं करता, ट्रस्ट वोट के केस में या फ्लोर टेस्ट में कभी भी ये वोटिंग नहीं करता। लेकिन अगर वोट बराबर पड़ जाएं तब इससे कहा जाता है कि आप अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये अपना वोट डालता है तो सीधी सी बात है उसी को डालेगा जो इसकी पार्टी होगी, तो उस केस में ये अपनी पार्टी को विजयी बना सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपनी कोई डाले, डालने के लिए स्वतंत्र है किसी को भी, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी हैं फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड। इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे आपको या फिर फ्लोर टेस्ट पे ही आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तीसरा होता है पूल टेस्टिंग। जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है हमारा पूल टेस्टिंग। इसमें क्या है, ये एक मेडिकल टर्म है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है और हमारे यहाँ जो टेस्टिंग किट्स है जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी बंदे को कोरोना है या नहीं, उनकी गिनती बड़ी कम है। एक बंदे के लिए एक किट मंगाई जाती है और उसको टेस्ट किया जाता है, और किट्स की संख्या बहुत कम है। तो एक नया तरीका निकाला है जिसको कहते हैं पूल टेस्टिंग। हमारे डॉक्टरों ने ये सजेस्ट किया है, ICMR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि एक काम करो कि जो किट है तुम्हारे पास, उस किट से किसी एक बंदे को टेस्ट मत करो। क्या करो कि 3-4 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, कम से कम 5, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंदे, इन 5 बंदों से सैंपल लो और इन 5 के सैंपल को किट से पास कर दो, ठीक है। अगर 5 में से कोई भी एक पॉजिटिव हुआ तो अगर 5 का सैंपल मिलाओगे और उस सैंपल को किट से टेस्ट करोगे तो उस पूरे सैंपल का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पूरे सैंपल का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उस केस में इन 5 की अलग अलग फिर टेस्टिंग करो कि किसको हुआ है। लेकिन अगर उन 5 लोगों के केस में ये नेगेटिव आता है तो किसी को टेस्ट मत करो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं रहा होगा। अगर कोई एक भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब मिक्स कर दिया तो सीधी सी बात है, मिक्स करने के बाद तो अगर किसी एक को है तो सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो जब उस मिक्सचर को पास करोगे किट से, किट में टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा वो मिक्सचर का रिजल्ट। इस वजह से क्या है कि ये तरीका निकाला गया है कि हमें किट भी कम यूज करनी पड़े और टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो जो एसिम्प्टोटिक लोग हैं यानी जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उन सभी बंदों को, मैक्सिमम 5 बंदों को, उन सभी 5 बंदों को पकड़ा जाएगा। और पकड़ने के बाद क्या करेंगे, पकड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ के ले आएंगे, ये टेस्ट करने की स्ट्रेटजी है। जगह जगह जाएंगे और जहाँ पे लगता है कि हॉटस्पॉट हैं या फिर हॉटस्पॉट बन सकते हैं, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम जाएगी और वो क्या करेगी, 5 लोगों को जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप में अगर नहीं दिख रहे तो ठीक है, सबको खड़ा किया उन्होंने, सबके उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल को क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद किट में डाल दिया। डालने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि हम 5 में से किसी एक को तो है। अब अगर हम 5 में से किसी एक को है तो हम 5 का टेस्ट अब होगा। ऐसे नहीं होगा कि किसी एक का नेगेटिव आ गया तो सबका कर दें, नेगेटिव के केस में तो किसी का करना ही नहीं है। तो इस तरीके से कवरेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरीका है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है पूल टेस्टिंग। तो इसको याद रखिएगा, पूल टेस्टिंग किससे रिलेटेड है, ये शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है, कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, कोविड-19 यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हो, एग्जाम में क्या आता है, पूल टेस्टिंग किससे रिलेटेड है लिख देगा, फिर उसमें मलेरिया, फाइलेरिया और 3-4 नाम लिख देगा और लास्ट में लिख देगा इनमें से कोई नहीं, कोविड-19 का नाम ही नहीं देगा। तो उस केस में फिर याद नहीं आएगा, इसलिए इस वर्ड को आप बस याद रखिएगा, पूल टेस्टिंग, और ये कोविड-19 से रिलेटेड था, ठीक है, क्योंकि पेपर सेट करने वाले बहुत चालू होते हैं। सो आज के लिए इतना ही है और अगली बार हम फिर मिलेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।